तो हेलो बैक बेंचर्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी लेक्चर 3 में आप सभी का गाइस बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आप सब जानते हो, मैंने हमारी पुरानी सीरीज देखी होंगी, तो पुराने जो 2 वीडियोस देखे होंगे गाइस, ठीक है। तो उसमें हमने जो है ज्योग्राफी की, जो आप सभी को पता है कि हमने बेसिक ऑफ ज्योग्राफी जो क्लास 7 की जो बुक है उसी को स्टार्ट किया था। देखो सॉरी ओके, तो 7th क्लास की जो हमने ज्योग्राफी की बुक स्टार्ट की थी, जिसमें हमने पहले 2 चैप्टर पढ़ लिए थे। कौन से? आवर एनवायरनमेंट एंड अर्थ इंटीरियर गाइस। ओके, तो आज हम इसी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला है गाइस। एक मिनट लो। चेंजिंग फेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो आज हम अपने चैप्टर को पढ़ते हैं, वापस से पढ़ेंगे। इसके बिल्कुल बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे गाइस। ओके, चेंजिंग फेस ऑफ अर्थ। ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक्स के साथ। लेट मी चेंज इट। Okay, so Earth's surface is subject of constant change. Okay, both nature and humans are responsible for such change. Sometimes these changes occur beneath the Earth's crust due to folding or faulting of rock strata by earthquake or volcanic activity. On the other hand, changes are also brought about very slowly by process like weathering, erosion and human activities. देखो कितने सिंपल भाषा में उन्होंने यहाँ पर अर्थ के बारे में एक बहुत अच्छी चीज बताई है। क्या बताया है कि जो अर्थ का जो हमारा स्ट्रेटा है, जो हमारी अर्थ है, वो कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग है। ठीक है, बोथली ऑन द अर्थ सरफेस एंड बीनीथ द अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ सरफेस के नीचे, जो कि हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि कौन कौन सी लेयर होती है, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। तो इन लेयर्स में, इन पूरे अर्थ में जो भी चेंजेस होती है, उसके लिए बोथ दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन कौन से? वेदर दे आर ह्यूमन बींग्स, ठीक है, या फिर वो हवा हमारा होगा नेचुरल जो प्रोसेस होते हैं, जैसे कि वेदरिंग हो गई, इरोजन हो गई, जो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो ये बेसिक बेसिक टर्म्स गाइस याद रखना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्या है? There are two main forces which continuously at work for shaping the surface of Earth. They are endogenic and exogenic force. ठीक है, so mainly 2 forces हैं ऐसी जो कि अर्थ की जो शेप है उसको चेंज करने में कॉन्टिन्यूसली जो है अपनी अहमियत योगदान रखती है। वो 2 फोर्सेज हैं, कौन कौन सी? वो है एक एंडोजेनिक एंड एक एक्सोजेनिक फोर्सेज। ठीक है, ये 2 फोर्सेज जो हैं ये हमेशा अर्थ में एक्टिविटी, हमेशा अर्थ की सरफेस में चेंजिंग लाने में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। ठीक है, इन्हीं फोर्सेज की वजह से हमारी अर्थ के उसमें जो है चेंजेस आती हैं। कौन कौन से देखते हैं? एंडोजेनिक क्या होती हैं? एंडोजेनिक फोर्सेज। एंडोजेनिक फोर्सेज आर दोज फोर्सेज विच एक्ट विद इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ। देखो इस डेफिनेशन का मतलब जो है, मेन मकसद जो है वो इन वर्ड्स में ही है। ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी फोर्स जो कि अर्थ के इंटीरियर में ही होती है, जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, हमारा अर्थक्वेक हो गया, लैंडस्लाइड होगी। ठीक है, जैसे अब मैंने बताया अर्थ, ये अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पर एक होल जैसा बन गया हुआ, ठीक है, और यहाँ से ये हमारा लावा है, ठीक है, अर्थक्वेक है। तो जब लावा आएगा, ऑब्वियसली सबको पता ही है, जब लावा आएगी, जब गैसें फूटेंगी, जब यहाँ से बड़े सारे मिनरल्स निकलेंगे, ओके, तो ऑब्वियसली जो है आस पास के एरिया में एक्टिविटीज़ होंगी। आस पास के एरिया में क्या पता भूकंप आ सकता है, उसकी वजह से हमको पता है अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन इज ऑल्सो जो रीज़न है अर्थक्वेक का। ठीक है, उसकी वजह से आसपास जो है जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो खत्म हो सकता है। ठीक है, जो जंगल होगा वो इसलिए खत्म हो जाएगा, वॉल्केनो के निकलने से आसपास जो सारा जंगल वो खत्म हो जाएगा। सो एंडोजेनिक फोर्सेज इस तरह से जो अर्थ के इंटीरियर में, ठीक है, अर्थ के इंटीरियर जो है वो ये वाली एंडोजेनिक फोर्सेज जो अर्थ के इंटीरियर में चेंज लाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखती है। ओके, उसी के कंपेरिजन में जब हम अब बात करते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेज की, तो एक्सोजेनिक फोर्सेज क्या होती हैं? तो फोर्सेज दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये ऐसी फोर्सेज होती हैं जो कि अर्थ के सरफेस पे काम करते हैं, जैसे कि रनिंग वाटर हो गया, वेदरिंग हो गया, ठीक है, विंड वेव्स हो गया, जो कि कहीं ना कहीं चेंजेस लाती ही रहती है। अब आप बात करो दरिया की, ठीक है, तो यहाँ पर लट को लो, यहाँ पर एक जंगल है, ठीक है, यहाँ से, तो यहाँ से एक नदी निकल रही है, ठीक है,
है, यहाँ से जंगल है, अगर इसमें फ्लड आ गया, ठीक है, ऊपर से क्लाउड ब्रस्ट हो गया, सारे जंगल में जो मिट्टी है जो लैंड साइड वो नीचे जाएगी, पेड़ सारे नीचे जाएंगे और यहाँ से जो नदी में चले जाएंगे और नदी से अपने साथ उसको यहाँ से कैरी करके यहाँ से वहाँ दूसरे नेक्स्ट जगह पे ले जाएगी। इस तरह से हम पढ़ते हैं कि विंड इरोजन, वेदरिंग, किस तरह से साल बाई साल समय के साथ जो है पहाड़ और सारी चीज़ें जो है वो टूटती जाती हैं इनकी वजह से। ओके, तो इस तरह से जो एक्सोजेनिक फोर्सेज जो कि सरफेस के ऊपर ऑन द सरफेस, ठीक है, सरफेस के ऊपर, एंड इंडोजेनिक फोर्सेज जो कि सरफेस के अंदर जो है अर्थ की शेप को चेंज करने में अपनी इंपॉर्टेंस रखती हैं। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पर ये मैंने डायग्राम को बताया हुआ है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स की स्टडी को गाइस, लैंड फॉर्म्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, ये याद रखना, जियोमॉर्फोलॉजी, एमसी की बात है। अगर हम चेंजिंग फोर्स ऑफ अर्थ की बात करें तो एंडोजेनिक फोर्स आता है, हमारा एक्सोजेनिक फोर्स आता है। एंडोजेनिक फोर्सेज में मैंने आपको बताया था वॉल्केनो आता है, अर्थक्वेक आता है, लैंडस्लाइड आता है। ये आपने डायग्राम जरूर बनानी है ताकि आपके अच्छे नंबर आ सकें, ठीक है। उसी कंपेरिजन में एक्सोजेनिक फोर्सेज में आता है आपके रनिंग वाटर आता है, ठीक है, विंड आती है, ग्लेशियर आता है और सी वेव्स आती हैं। ओके, नाउ अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज वॉल्केनो। नाउ व्हाट इज अ वॉल्केनो? वॉल्केनो आप देखो साथ साथ में डेफिनेशन यहीं पे याद हो जाएगी, सिंपल है। वॉल्केनो इज अ वेंट, ठीक है, एन ओपनिंग, ठीक है, एक ऐसा छिद्र जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है, एक ऐसा ओपनिंग हमारे अर्थ में, इन द अर्थ क्रस्ट, ऑन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट में। लेट अब ओके पहले पढ़ लेते हैं। अर्थ क्रस्ट थ्रू विच क्लाउड ऑफ मोल्टन मटेरियल गैसेस एक्सेट्रा कम्स आउट। अच्छा, नाउ देखो यहाँ पर बात कर लें अगर हम अर्थ की, तो ये हमारी अर्थ आ गई, ठीक है। अर्थ पे अब एक ऐसी जगह पे कोई ऐसी ओपनिंग हो गई, कोई ऐसा खड्डा वगैरह हो गया जिसको इसको छेद बोल सकते, ठीक है। वहाँ से जो है धरती के अंदर से जितनी भी जो गर्मी है, जो प्रेशर है, वो सब लावा के फॉर्म में बन के जो अंदर सारा जो मोल्ट मटेरियल होके लावा जो है वो यहाँ से बाहर आ रहा है, ठीक है। अंदर मैग्मा है, बाहर जाके लावा बनेगा, ठीक है। तो मैग्मा जो बाहर आएगा यहाँ से एक क्या है, वेंट और एन ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट। नाउ ये बन कहाँ पे रहा है? बन रहा है अर्थ के कोर में या फिर मेंटल में, आप बोल सकते हो। और ये निकल कहाँ से? मेंटल से रहा है। और बाहर इरप्ट कहाँ से हो रहा है? अर्थ के क्रस्ट से। सो अर्थ के क्रस्ट पे कैसा वेंट, कैसा होल ओपनिंग, जहां से अंदर का जो लावा मैग्मा जो बाहर आता है, कम आउट इन द फॉर्म ऑफ मोल्टन मटेरियल। मोल्टन मटेरियल मतलब लिक्विड के फॉर्म में बाहर आता है और बाहर के जैसे गैसेस के फॉर्म में बन जाता है। अब यहाँ से इतना बड़ी आग निकलेगी तो ऊपर से धुआं निकलेगा यहाँ पे, ठीक है, धुआं निकलेगा, क्लाउड्स वगैरह बन जाएंगे पूरे आसपास, ठीक है। उसका आसपास का जो माहौल होगा ऑब्वियसली क्लाउडी धुआं हो जाएगा, ठीक है, इतनी ऑब्वियसली लावा निकलेगा तो ओके, आसपास आगे आग हो जाएगी। सो ये होता है वोल्केनो। आई होप समझ गए इतना आसानी हुई डेफिनेशन में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है अर्थक्वेक। ओके, सो अर्थक्वेक, व्हाट इज अर्थक्वेक? नाउ द सडन शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द अर्थक्वेक। ऑब्वियसली कितनी सिंपल सी बात है, सडन शेकन मतलब अचानक से। अब बता के कोई चीज हमको आए तो वो उसको अर्थक्वेक थोड़ी बोलेंगे। अब हमको नहीं पता कि अर्थक्वेक कब भी आ सकता है, तो सडनली आप यहाँ पर बैठे हो और क्या पता भूकंप आ जाए, सडन शेक हो जाना शुरू हो जाए, आपकी धरती पैरों तले जमीन जो है वो हिलना स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो उसको बोलते हैं द सडन शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द अर्थक्वेक। ओके, नाउ अर्थक्वेक इज कॉल्ड ड्यू टू, क्यों? वोल्केनिक इरप्शन, मैंने आपको बताया था अभी। टेक्टोनिक मूवमेंट्स कैसे? जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी जो है अर्थ है वो बड़ी ज्यादा प्लेट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। यूरेशियन प्लेट आ गई, ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आ गई, अफ्रीकन प्लेट आ गई। सो जब ये हमको पता है ये क्लोजर आते जा रही है, पेनिनसुला पेनिनसुला का कॉन्सेप्ट है बड़ा पहले का, वो हम नेक्स्ट अगले में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये प्लेट जब एक दूसरे से टकराती हैं, जैसे हमारे क्या पहाड़ कैसे बने जो टकराती हैं जब प्लेट्स गाइस जैसे एक दूसरे के साथ, तो यहीं से जब ऐसे करके फोल्डेड माउंटेन्स बन जाता है। अब तो ये प्लेट एक दूसरे से टकराएगी, या तो क्या होगा, या तो ये वाली प्लेट जो है इस वाली प्लेट के नीचे चली जाएगी, या तो इसके साथ ऐसा टकरा के तो ये क्या हो जाएगा, जब दोनों टकराते जाएंगे यहाँ से भी फोर्स आती जा रही है और यहाँ से भी फोर्स आती जा रही है, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे बन जाएगा, इसको फिर माउंटेन्स बन जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से बनते हैं पहाड़, फोल्डेड माउंटेन्स, जो इसका कंसेप्ट हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो वोल्केनिक इरप्शन की वजह से भी जो है अर्थक्वेक आ सकता है, ठीक है। टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से अर्थक्वेक आ सकता है। The point where these vibrations originate is called the फोकस ऑफ द अर्थक्वेक, ठीक है। जिस जगह से ये निकलते हैं, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे अगर हमने यहाँ से वोल्केनो निकल रहा, तो इसका जो ये इस जगह को हम फोकस बोलेंगे, क्योंकि इस जगह से ये इरप्ट हुआ है, इस जगह से निकला है, ठीक है। इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। ये देखो ये हमारा अर्थ आ गया, ठीक है। तो हमारा अगर हम बात करें यहाँ अर्थक्वेक आया है वो, ठीक है, अर्थक्वेक आया, तो अगर हमने उसको यहाँ पर किया है,
मतलब भाप, आप देखो एक टाइम पे सारे पूरे अर्थ में तो आ नहीं सकता, लेट को लो इतने एरिया में आपका आ गया अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक, मैं इसको दूसरी डायग्राम में बना के बताता हूँ, ऐसा नहीं समझेगा। अच्छा ये ऐसे, ठीक है, एंटायरली इतनी अर्थ है, इतने इस एरिया में आ रहा है, ठीक है। अब इस एरिया के नीचे इस जगह पे जो यहाँ से सेंटर है ना, इसका सेंटर, क्योंकि यहाँ से इसका सेंटर है, फोकस यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ओरिजिनेट होते 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 इसकी जो गैसेज हैं, मतलब आज के वॉल्केनो की वैसे लट कर लो, कोई जो गैसेज अंदर बन गई तो उनको बाहर तो निकलना ही है, तो होते होते यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे यहाँ से, तो इस जगह को बोलते हैं फोकस। और इस मेन जगह को जहाँ से वो वाइब्रेशन की मतलब फील हो रही है, उस जगह को बोलते हैं एपिसेंटर, ठीक है। एपिसेंटर और फोकस, ये याद रखना। तो एपिसेंटर जो होता है गाइस, वो फोकस के हमेशा ऊपर ही होता है, तो याद रखना। फ्रॉम द फोकस अर्थक्वेक वाइब्रेशन ट्रैवल इन द डिफरेंट डायरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिस्मिक वेव्स, जिसमें मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, और कैसे बाहर निकलती हैं। दीज वेव ट्रैवल आउटवर्ड इन द सेम वे एज रिपल प्रोड्यूस ऑन द सरफेस एज क्वाइट पॉन्ड डू व्हेन द पेबल्स थ्रोन इनटू। सो ये इसी तरह से होती है जैसे आप एक तालाब में जब पत्थर फेंक देते हो, ठीक है, तो क्या ऐसे 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 नहीं होती, वो पानी ऐसे ऐसे हो जाता है जब आप पत्थर फेंको, तो उससे वेव्स बनने स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, पानी फोर्स मारता है आगे की तरफ। तो इसी तरह से ये वेव्स निकलती हैं, ठीक है, इसी फॉर्म में निकलता है अर्थक्वेक हमारा, ठीक है। अर्थक्वेक वेव्स आर रिकॉर्डेड इन द इंस्ट्रूमेंट। तो अर्थक्वेक जो हमको किस इंस्ट्रूमेंट में रिकॉर्ड किया जा सकता है, तो उसको उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं सिस्मोग्राफ, ठीक है, सिस्मोग्राफ। द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ इज मेजर्ड, और कितने लेवल तक का आपका अर्थक्वेक आया है, कितना उसको मापने का है, उसको बोलते हैं रिक्टर स्केल, ठीक है। तो अर्थक्वेक को जो इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करता है उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ, और अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना लेवल तक आया है उसको नापते हैं रिक्टर स्केल से। गाइस दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नाउ रिक्टर स्केल वाज इन्वेंटेड इन, कब इन्वेंट किया था, 1935 में, ठीक है, 1935 में, बाय चार्ल्स रिक्टर। It measures the total energy released during the earthquake and it ranges from 0 to 9. ओके, सो यहाँ पर ये जो रिक्टर स्केल है क्या करता है, 0 से लेकर 9 तक बना हुआ है, और किस लेवल तक, कितने लेवल तक का जो हमारा अर्थक्वेक आया है उसकी डिग्री बताता है, उसका लेवल बताता है कि कितने लेवल तक का आया, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल थी, मुझे लगा ये ज़रूरी है, आप इसको कहीं अपनी एग्जांपल्स में भी इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। मैं पार्ट ऑफ कश्मीर, अब कश्मीर की बात की तो बोथ पाकिस्तान साइड एंड इंडियन साइड, मतलब पीओके की बात कर रहे हैं, ओके, ये वर डेविस्टेटेड बाय अ 7.6 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक ऑन सैटरडे 8 अक्टूबर 2005, ठीक है, बहुत घातक था ये वाला, सब हम सबको पता, ठीक है। इट कॉज्ड वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन इन मैनी एरियाज इन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एस्टिमेट अराउंड 73,276 people died, while 69,260 people were seriously injured, and about 2.5 million people have been रेंडर्ड होमलेस इन पाकिस्तान। कितने लेवल की तबाही मचाई है गाइस, आप सोच सकते हो इस अर्थक्वेक ने यहाँ पर मचाई थी। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेदरिंग एंड इरोजन। क्या होता है वेदरिंग एंड इरोजन, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, सिंपल से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। व्हेन रॉक्स ब्रेक ऑन अकाउंट ऑफ चेंजेस इन वेदर इट इज कॉल्ड वेदरिंग। देखो कितने एक लाइन में इन्होंने बता दिया कि जब पत्थर जो है टूटना स्टार्ट हो जाता है, उसकी शेप में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, ड्यू टू नेचुरल फेनोमेना इज कॉल्ड द वेदरिंग, ठीक है। इरोजन क्या है ना, इरोजन इज वेदरिंग अवे ऑफ वेदर्ड मटेरियल बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर एंड विंड ना। अब कोई चीज़ इरोड हो, जैसे पत्थर जो है टूट चुका है, छोटे छोटे पीसेज में टूट चुका है वेदरिंग की वजह से। अब ये वाला पत्थर ये इस जगह से इरोड होके यहाँ से नदी अपने साथ ले जाएगी या विंड अपने साथ बहा के ले जाएगी, कोई भी ऐसे नेचुरल फेनोमेना है जिसको अपने साथ यहाँ से इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस पॉइंट पे ले जाएगा, इसको बोलते हैं इरोजन, ठीक है। सो इरोजन के मेन जो वो है वो कौन कौन से हैं, रनिंग वाटर, ऑब्वियसली पानी में अगर आप कुछ पत्ता लकड़ी फेंक दो, ठीक है, तो यहाँ से हमेशा मूवमेंट्स होगी, ठीक है। सो इरोड होना मतलब कोई एक वेदर्ड चीज़, टूटी हुई चीज़, ब्रेकेबल चीज़ जब पानी में आ जाती है, पानी में किसी भी नेचुरल फेनोमेना में आ जाती है, जब एक पॉइंट से उसको दूसरी पॉइंट पे मूवमेंट की जाती है किसी नेचुरल फेनोमेना के द्वारा, तो उसको बोलते हैं इरोजन। समझ गए बात, गुड। नेक्स्ट क्या है, अच्छा, सो इरोजन के हम देखते हैं कि कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं, वो है रनिंग वाटर। सबसे पहले रनिंग वाटर क्या होता है, रनिंग वाटर बोल सकते हैं मूविंग इन द फॉर्म ऑफ रिविल्स, gushing streams and river is most common agent, ठीक है, हमको पता है रनिंग वाटर का, that brings changes in the earth surface, obviously the place from where river start is its journey is called source and the place where it reverse where it joins the sea is called its mouth। अच्छा, सो बेसिकली जहाँ से
रिवर जो है अपनी जर्नी स्टार्ट करती है, जहाँ से उसका ओरिजिन होता है, तो उसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, उसको बोलते हैं सोर्स, या फिर उसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट ही बोलते हैं, ठीक है। और जहाँ पर लास्ट में वो ख़त्म हो जाती है, जहाँ पर वो समुद्र में मिल जाती है, देखो हम बोलते हैं ना कि नदी की तरह बनो, पानी की तरह बनो, जो हमेशा लास्ट में समुद्र पे ही जाके मिले, एग्जाम्पल में पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो उस तरह की बात है। स्टार्टिंग इसको बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, या फिर आप बोलते हैं ओरिजिनेटर पॉइंट, और इसको बोलते हैं माउथ, ठीक है, माउथ। अब यहाँ से रिवर खत्म हो रही है और यहाँ से समुद्र शुरू हो रहा है, इसको आप इस तरह से बोल सकते हो। देखो यहाँ पर आपके ये स्टार्टिंग पॉइंट आया, ये ख़त्म पॉइंट आया, ठीक है, यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर नीचे में समुंदर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो नदी यहाँ पर जो मिल रही है समुद्र के साथ, इस पॉइंट को यहाँ पर नदी का खत्म है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं माउथ, ठीक है, माउथ, ये समझ लेना। रिवर इन इट्स इंटायर कोर्स इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स लाइक वाटरफॉल, जॉर्ज, फ्लड एंड डेल्टा। बहुत अच्छी और सिंपल बात बताई है कि रिवर इन इट्स इंटायर कोर्स, मतलब जो नदी है अपनी पूरी यात्रा दौरान, अपनी पूरी जर्नी के दौरान जो है वो कैपेबल है, मतलब इतनी सक्षम है कि वो क्या जॉर्ज बना सकती है, फ्लड प्लेन, फ्लड डेल्टा बना सकती है, वाटरफॉल बना सकती है। जैसे अगर हम बात करें डेल्टा की बात से, तो सुंदरबन डेल्टा का नाम सामने सुना होगा, ठीक है। तो उसको कौन सा सबसे बड़ी सबसे रिवर है, वो उसके सबसे मतलब गंगा की, ठीक है। तो यहाँ से गंगा रिवर आई, अब यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा का जंगल ऐसा है, तो यहाँ से नदी ऐसे 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 डिवाइड हो जाती है, ठीक है। यहाँ से ब्रह्मपुत्र भी आती है, वो भी ऐसे 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 डिवाइड हो जाती है। सो यहाँ पर जो बीच में लैंड फॉर्म्स बनते हैं, देखो यहाँ से नदी यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ से गई, ठीक है, यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ से गई, ठीक है। तो जो बीच में ये वाला एरिया बच गया है, देखो इसको 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 बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। यहाँ पर रेत बड़ी इकट्ठा होती है, टापू, आइलैंड, वैसे ऐसे ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। वाटरफॉल्स जब हम बात करें, नदी आ रही है, ऐसे नदी आ रही है, कोई पहाड़ी है तो पहाड़ी से भी नदी ने या फाड़ के निकली है, उसके ऊपर से चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो पहाड़ियाँ हैं वो काटी हुई हैं, नदी ने उसके बीच से आ रही है और यहाँ से जाके पत्थर से नीचे गिरती है, ठीक है। तभी तो झरने बोलते हैं, वाटरफॉल। बाहुबली मूवीज़ में हमने देखा होगा कितने अच्छे अच्छे वाटरफॉल है यहाँ। सो उस तरह से जो नदी है ये बना सकती है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा है विंड, ठीक है। विंड इज अनदर इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ ब्रिंगिंग ए चेंजेस इन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। सो विंड किस तरह से चेंज लाता है, हाउएवर इट्स रोल इज मोर विविड इन ड्राई रीजन्स एंड डेजर्ट रीजन। इसका जो मेन रोल है वो ड्राई रीजन, जैसे आप बात करो डेजर्ट्स वगैरह में, ठीक है, रेगिस्तान जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, उस रीजन में ज़्यादा होता है, क्योंकि वैसे वहाँ पर लाइट और रेत, अब रेत को हम जैसे जान सकते हैं कि यहाँ से इतने सारे रेत एक जगह पे, तो रेत को जो हवा है अपने साथ यहाँ से वहाँ लेती ही जाती, कभी कहीं चलती रहती है, ठीक है। हम देखते हैं कि रेत के ऊपर जो ऐसे ऐसे वो बने होते हैं, ठीक है, वो रास्ते जैसे, तो वो विंड की वजह से ही है, ठीक है। आसपास की जो बची है रेत होती है टॉप पे, उसको विंड अपने साथ यहाँ वहीं रोड करके, तब आप बात को, अगर आप रेगिस्तान की बात करो तो वहाँ पर आप शाम के टाइम में पे जब विंड चलती है, बिल्कुल आप चल नहीं सकते हो, क्योंकि इतनी हवा में इतनी ज़्यादा मिट्टी होती है कि आपकी आंखों में चली जाएगी, समझे। In desert, wind is capable of producing variety of features like mushroom, rocks and sand dunes, losses and plateaus, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, क्योंकि सबने अपने साथ जो कैरी कर लेती है सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्या है, विंड रोड्स द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन अपर पार्ट, ठीक है। सो विंड जो है किसी भी रॉक का लोअर सेक्शन ज़्यादा ही रोड करती है उसके अपर पार्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरो बेस एंड वाइडर टॉप। आपने देखा होगा उन पत्थरों का जो है ये वाली एरिया, ठीक है, पत्थर ऊपर से कुछ ऐसे होते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा ऐसे वैसे ऐसे वगैरह होंगे, ये तो दिल बन गया, ऐसे वगैरह होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है मैक्सिमम हवा फोर्स आती है ना, देखो हाई प्रेशर और लो प्रेशर की हम बात करें, ठीक है। हाई प्रेशर ऊपर से नीचे, जब लो प्रेशर में स्पीड से आती है ना, तो ये वाली चीज़ों को अपने साथ इरोड कर लेती है। When it stop blowing, the sand falls and get deposited in the low section। अच्छा, तो यहाँ पर बता रही है अपने साथ किस तरह से वो सैंड जो रेत वगैरह लेके जाती है, अब यहाँ से गई और जब विंड चल रही है, ठीक है, और जब यहाँ पर रुकेगी तो अपने साथ जो है सैंड भी लाइए, वो भी वहीं पर छोड़ देगी, वहीं पर गिरा देगी, ठीक है। तो इस तरह से जब चलते तो यहाँ पर ड्यून्स बन जाते हैं, ओके, और इनको क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स, ठीक है। व्हेन द ग्रेन्स ऑफ द सैंड्स आर वेरी फाइन एंड लाइट, द विंड कैरी इट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, व्हेन सच सैंड इज डिपॉजिटेड इन द लार्जर इट इज कॉल्ड लूसेस, ठीक है। तो सैंड ड्यून्स के बाद लूसेस बनते हैं, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट क्या है, ग्लेशियर। ग्लेशियर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है अपना अर्थ की शेप को चेंज करने में। किस तरह से, आर रिवर ऑफ आइस विच आर टू आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग द अर्थ। अच्छा, their work is not only to confine the temperate and polar regions, but also they can produce a variety of features in glacier high altitude areas. So glacier works like a
bulldozer grinding and pulling the rock beneath its glacier cut out of different hello the important features covered by glacier include U-shaped valleys। अच्छा, तो अगर हमने सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ इसमें तो असल, अगर आप ग्लेशियर की बात करो, सबने अगर किसने ग्लेशियर को अब ग्लेशियर से स्नो एवलांच आते हुए देखा है, सो ग्लेशियर से जब स्नो एवलांच आता है तो वो क्या बनाता है अपने साथ यू शेप्ड वैली से बताया सबसे बड़ा फीचर है। कैसे? क्योंकि देखो ग्लेशियर है, लेट को लो यहाँ पर ये पहाड़ी है, ठीक है, पहाड़ी है, तो यहाँ पर जब यहाँ पर बर्फ़ पड़ेगी, ठीक है, जब यहाँ पर बर्फ़ वगैरह पड़ेगी तो कहीं से काफ़ी सारी यहाँ पे बर्फ़ जो टिकी है, टिकी है, टिकी है, ठीक है, टिकी है। तो जब ये बर्फ़ टिकी है तो यहाँ से जब सूरज की इस पर किरणें पड़ रही हैं, ठीक है, तो गर्म होगी, ठीक है, गर्म होगी, तो गर्म होगी तो इस पर जो इतना भार है किसका, स्नो का, तो उसके साथ वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है, नीचे गिरेगा तो एक्सट्रीम लेवल पे आ जाएगा, एक्सट्रीम लेवल पे इतना आ जाएगा कि जो इसके साथ नीचे है और सब कुछ तहस नहस कर देगा, जंगल भी जो भी सामने आया। और अब जब इसके साथ जो स्नो नीचे आ रही है, अब वो सूखी तो आएगी, साथ साथ में अपने साथ सारी की सारी मिट्टी लेके आएगी, ठीक है, जो सारे के सारे जो छोटे मोटे जो पेड़ आएंगे रास्ते में वो लेके आएगी, उसके साथ जो जो इतने बड़े बड़े अब इतना सब कुछ कंटेंट ला रहा, तो रास्ते में जो बड़े बड़े पत्थर आएंगे, ठीक है, बड़े बड़े मतलब समझ लो बड़े बड़े पत्थर जो आएंगे वो भी अपने साथ लेके आएगी, ठीक है। तो इस तरह से इरोड हो गया वो वाला सारा एरिया, ठीक है, उस तरह का उसका वहाँ का जो वनस्पति वो खत्म हो गया, समझ रहे हो। इसी तरह से जो है ग्लेशियर भी अपना एक रोल निभाता है इरोजन में, ठीक है। तो उम्मीद है आप सबको समझा गई होगी हमारे वेदरिंग और इरोजन का ये टॉपिक हमारा, ओके। अगर वीडियो समझ आई होगी आपको तो ज़रूर प्लीज़ जो है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के जो हमारे क्वेश्चन है 3-4 ही हैं। सबसे पहले आता है हमारा व्हाट इज़ एंडोजेनिक, एक मिनट, एंडोजेनिक फोर्सेस एंड व्हाट इज़ एक्सोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपको बताइए व्हाट इज़ अर्थक्वेक, व्हाट इज़ एपिसेंटर एंड व्हाट इज़ वॉल्केनो एंड व्हाट इज़ वेदरिंग। गाइस जितने क्वेश्चन हैं उम्मीद है सबको समझ आए होंगे। थैंक यू एंड बाय बाय, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो की सीरीज़ कैसे लग रही है ज़रूर बताना कि बेसिक्स में आपको जो बेसिक कंसेप्ट है सबसे आसान वाले समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ओके गाइस, मिलते हैं आपके साथ, थैंक यू, बाय बाय।